इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दवा भी आ गई, वैक्सीन भी लग रही है। भारत के पास कोरोना से लड़ने के लिए अब 2 हथियार हैं, लेकिन इस वक्त 2 शहरों में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। एक है दिल्ली और दूसरा मुंबई। क्या वजह है? रुकावट कहां है? और भारत के सामने कौन से देश हैं जहां का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक सबक बन सकता है? इसकी पूरी डिटेल के लिए यह रिपोर्ट देखिए। इंडिया में वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम के 2 बड़े एपिसेंटर हैं, एक दिल्ली और दूसरा मुंबई। दोनों शहरों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज सबसे बड़ी वजह है, बाकी व्यवस्था की कमी ग्राउंड पर पता चल रही है। दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ है, मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। दिल्ली में दिक्कत कहां आ रही है, उससे पहले देखिए मुंबई में क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए अलग से ऐप बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल है। उद्धव चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए अलग वेबसाइट या ऐप हो जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र के लोग रजिस्ट्रेशन करें। जो कोविन ऐप है वो अपना ऐप दिल्ली से आया है और केंद्र सरकार से उसका ऑपरेटिंग हो रहा है। तो मुंबई का जो लोग हैं, हमारे अजय चौधरी आमदार है, उनके लड़के को 3 लोग हैं 18 से 44 के अंदर के। एक को आया उल्लासनगर, एक को आया डोंबिवली और एक को आया थाना। एक ही फैमिली में ऐसे 3 जगह एक ही दिन आते हैं तो दिक्कत ही बढ़ती है। अभी उनके पास गाड़ी होगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है उनको जाना मुश्किल है, तो कैसे जाएंगे? अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र पर दबाव ज्यादा है कि वहां हालात बेहतर होने के बावजूद नए केस आ रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन की भीड़ कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जंबो सेंटर के बाद ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या यह इंतजाम काफी है? अब चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनके पास सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। अभी दिल्ली में रोज 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। केजरीवाल 3 महीने में 3 करोड़ वैक्सीन चाहते हैं। उन्हें सिर्फ 40 लाख मिली है और अभी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत है। 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। जब से केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, दिल्ली और मुंबई ही नहीं, कई राज्यों पर इस वक्त प्रेशर बढ़ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। भारत के 90 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन की जरूरत है। इसका मतलब है कम से कम 180 करोड़ डोज वैक्सीन भारत को चाहिए। पिछले 4 महीनों में सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है और इनमें भी सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली है, जबकि टारगेट 90 करोड़ का है। अगर भारत में 1 साल में भी इतने लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा जाए तो रोज 50 लाख टीके लगाने होंगे, जबकि अभी 20 लाख से भी कम लगाए जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते में तो यह आंकड़ा 20 लाख से भी नीचे जा चुका है। जनवरी में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया था कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है।
इसलिए ये टारगेट अभी कैसे पूरा होगा, इसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। अगर वैक्सीनेशन धीरे होगा तो कोरोना की चपेट में ज्यादा लोगों के आने का खतरा बना रहेगा। अभी केंद्र सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत धीरे काम कर रही है। यही वजह है कि अब रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन आयात की जा रही है और आगे चलकर उसका उत्पादन भारत में ही करने की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो इसे AK-47 जैसी राइफल की तरह भरोसेमंद करार दिया है। За последнее время в некоторых регионах снизились. मैं जानता हूं कि अब हमारे पास एक और वैक्सीन है, स्पुतनिक लाइट, और ये रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है। ये बहुत आधुनिक वैक्सीन है और बिना शक इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बहुत ही सुरक्षित है। ये इतनी भरोसेमंद है जैसे कि मैं कहूं कि कलाशनिकोव राइफल, और ये तो यूरोप के एक एक्सपर्ट ने ही कहा है और ये हमने नहीं कहा है, यूरोप के लोगों ने ऐसा कहा है। Это сказал один из европейских специалистов. इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका, रूस, इजराइल और UAE के वैक्सीनेशन मॉडल को समझें। भारत की आबादी से इन देशों की तुलना नहीं की जा सकती। भारत में 135 करोड़ आबादी है तो अमेरिका में 33 करोड़, रूस में 14 करोड़ और इजराइल की आबादी 80 लाख है, लेकिन इनका वैक्सीनेशन मॉडल सबसे कामयाब रहा है। रूस ने कहा है कि वो अपनी आधी आबादी को अगस्त तक पहली डोज दे देगा। इजराइल अपनी 70% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका ने अपनी 45% आबादी को पहली डोज दे दी है। हमारा लक्ष्य है कि 4 जुलाई तक हम 70% वयस्क अमेरिकियों को कम से कम एक डोज जरूर दें और इस तरह करीब 16 करोड़ लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दें। यानी करीब 10 करोड़ डोज देनी होंगी, कुछ को पहली डोज और कुछ को दूसरी डोज, और ऐसा हम अगले 60 दिनों तक करते रहेंगे। जाहिर है 4 जुलाई के बाद भी डोज दी जाती रहेंगी, लेकिन किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। 70% का जो टारगेट है ये हमें हासिल करना ही है। ये बड़ा लक्ष्य है और जैसा कि आपको याद है कि हमने कोशिश की है कि सबको वैक्सीन दी जाए और इसके लिए हमारे पास काफी वैक्सीन भी है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हो और प्रोडक्शन लगातार हो, इसलिए भारत को इन देशों से बहुत सीखने की जरूरत है। आबादी हमारी जरूर ज्यादा है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन के कई ऑप्शन भी हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इन देशों से बेहतर है। आज हम शहरों की और गांव की भी कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शहरों में जो कुछ हो रहा है वो आपको टीवी पर और सोशल मीडिया पर नजर आ जाता है, लेकिन गांव गांव में कितना कोरोना का कहर है और कोरोना ने कितने पांव पसारे हैं, इसकी खबर बहुत कम आ रही है। शहर से गांव गांव तक कोरोना कंट्रोल रूम से सबसे सटीक रिपोर्ट देखिए। दिन बाद दिल्ली को कैसे राहत मिलने वाली है? मुंबई में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन वहां की पब्लिक का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश में कितना कोरोना फैला? बहुत से सवाल हैं, बहुत से सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत से दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये मोबाइल से, सोशल मीडिया से पता नहीं चलेगा। इसके लिए ग्राउंड पर जाना होगा, अपनी आंखों से सच को देखना होगा, वास्तविकता को समझना होगा। इसलिए दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक हमारी टीम, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां की हकीकत कैमरे में कैद की, हर उस सवाल का जवाब जाना जो आपके जहन में उमड़ रहे हैं। 100 साल में हिंदुस्तान में ऐसी आफत टूटी है, ऐसी आपदा आई है जिसमें पहले बीमारी का पता नहीं चलता। टेस्ट कराओ तो वक्त में रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट आने पर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस और अस्पताल की हालत देखकर डर लगता है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी भी तस्वीर नजर आई जिसने दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर दी है। यह दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां पर अक्सर नेताओं की रैलियां होती हैं, मगर अब यहां 500 बेड का कोविड टेम्पररी अस्पताल तैयार किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, रात दिन इंजीनियर, वर्कर काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई मरीज बेड या ऑक्सीजन की कमी से ना मरे।
मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और यहां पर ये 500 आईसीयू बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जो कि 10 मई तक तैयार किए जाने का इसका लक्ष्य रखा है और यहां पर 10 तारीख से इलाज शुरू हो जाने की संभावना है, जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो सकती है। ये इस जो आईसीयू बेड का हॉस्पिटल है, 500 आईसीयू बेड का हॉस्पिटल रामलीला ग्राउंड का, इसको एलएनजेपी हॉस्पिटल से अटैच किया गया है और ये पूरी तरीके से फुल्ली वातानुकूलित है, जहां पर मरीजों का इलाज होगा। और दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड का अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया जाना है, जहां से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल जिस रफ्तार से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। इस बीच अगर ये सारा हॉस्पिटल जो 1200 बेड का तैयार हो जाएगा, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है 10 मई तक दिल्ली में 1200 बेड के कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जाएं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,364 कोरोना केस सामने आए हैं। 332 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इस वक्त 51,338 कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्राइसिस है। ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में मदद कर रहे हैं, घर जाकर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोगों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और लोग दर दर भटक भी रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, इसी बीच प्रीत विहार इलाके के जो लोकल लोग हैं वो लोगों को घरों तक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। आप देखेंगे कि ई रिक्शा के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनका जो है वो सिलेंडर रिफिल यहाँ पर किया जा रहा है और आप देखेंगे तमाम सिलेंडर ई रिक्शा में है और जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है उन तक ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ गुरचरण सिंह राजू जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लोग कैसे आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और आप कैसे, आपको ये आइडिया है कि लोगों के घर तक भी ऑक्सीजन पहुँचाई जा सकती है? सर, मेरे पास पीछे 10-12 दिन से लोगों को बड़े फ़ोन आ रहे थे कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास में। फिर हमने कुछ छोटे सिलेंडर को अरेंजमेंट किया जिससे कि उन लोगों को सिलेंडर दे सके जिनके पास सिलेंडर नहीं है। जिनके पास सिलेंडर थे उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो हमने कोशिश करी। हम ही बड़े पहले शुरू में बड़े भटके। हमने चंडीगढ़ भटके, किसी का चंडीगढ़ से मिल जाएगी, किसी का फरीदाबाद से मिल जाएगी, किसी का मानेसर से मिल जाएगी, किसी ने कहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जहाँ से हमको अरेंजमेंट कर सके हमने 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर जो भरवा के बड़े सिलेंडर ला सके वो लाए और ला कर हमने अपने जो लोग थे उनको मैंने पहले देने शुरू कर। घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और ई रिक्शा के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो लोगों के घर में रिफिल किया जा रहा है। लोग संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद अपना जो ऑक्सीजन है वो इन सिलेंडर्स के जरिए रिफिल करवा पा रहे हैं। जो टीम है वो पूरी एक टीम बनाई गई है लोकल लोगों के द्वारा ही और उस टीम में कई लोग जोड़े गए हैं और पीपी किट बाकायदा पहनकर लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो अब यहाँ पर किया जा रहा है। कोरोना कब खत्म होगा ये हर कोई जानना चाहता है और इसका जवाब फिलहाल वैक्सीन ही है। जितनी जल्दी, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी कोरोना हारेगा। दिल्ली की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या है, हमारे संवाददाता अभय पराशर से जानिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी झांसी रोड पे एक राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय है, यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। काफी दूर दूर पर जो वेटिंग के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वैक्सीन के लिए, उन्हें गैप देकर यहाँ पर बैठाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर पालन करवा रहे हैं कि गैप देकर रखें। जब आप वैक्सीन लगवाने आए तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई करते हुए यहाँ पर अंदर लोगों को भेज रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट देख रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में क्या फर्क है वो इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन तो मुंबई में वैक्सीन की क्राइसिस है। ऊपर से लचर मैनेजमेंट ने मुंबई वालों की परेशानी और बढ़ा दी है। मैसेज भेजकर कहते हैं आइए वैक्सीन लगवाइए, सेंटर पहुंचो तो अनाउंसमेंट सुनना पड़ता है कि वैक्सीन तो खत्म हो गई जनाब। वैक्सीनेशन दोनों आज का है वो कल भी चलेगा, आज का वैक्सीनेशन खत्म हो गया, वैक्सीनेशन नहीं है। मुंबई के नेस्को ग्राउंड पर वैक्सीनेशन को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट को बहुत
ध्यान से सुने तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गया है और वैक्सीन खत्म होने की वजह से लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर आए वैक्सीनेशन के लिए, सेकेंड डोज के लिए आए, आप क्या बता रहे, क्या अनाउंस कर रहे हैं? अभी बोलते है ही नहीं वैक्सीन, वैक्सीन है नहीं बता रहे हैं भैया। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वैक्सीन खत्म हो गया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आप लोग सेकंड डोज के लिए आए थे, क्या अनाउंस कर रहे हैं? उन लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया, लेकिन मेरा बुक अपॉइंटमेंट था, तो बुक अपॉइंटमेंट फिर नहीं देना चाहिए ना। इतना इंसान इतने दूर से आता है, ये क्या, ये भीड़ जमा रखी है, इसका क्या मतलब है? कुल मिलाकर स्थिति जो है कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है मुंबई के गोरेगांव इलाके में मौजूद नेस्को ग्राउंड पर, क्योंकि लोग सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वैक्सीन जिन्हें मिलना था, जिनका रजिस्ट्रेशन था, जिन्हें सेकेंड डोज मिलना था, ना तो सेकेंड डोज वालों को वैक्सीन मिला और ना ही पहली डोज के लिए जो लोग आए थे कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें ही ये डोज दिया गया। क्या मुंबई के हर एक वैक्सीनेशन सेंटर का यही आलम है? यही जानने के लिए हमारी दूसरी टीम भी निकली, एक और वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंची। चेहरे बदले हुए थे, हालात वही थे। मुंबई में टीकाकरण केंद्रों के बाहर हालात कितने खराब है, आप इन तस्वीरों को देख के समझिए। सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं टीका के इंतजार में, लेकिन अब तक जो है इन लोगों को टीका नहीं लग पाया। कतार काफी लंबी है। लोगों की शिकायत है कि इन्हें टोकन दिया जाता है, लेकिन इनका नंबर नहीं आता है। जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों के बाहर इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, ये भीड़ डराने वाली, क्योंकि सबसे अहम जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीएमसी की तरफ से जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि काफी समय से वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी कि टीका कब तक लगेगा, क्या व्यवस्था है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी बीएमसी की तरफ से नहीं दी जाती है। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। काका आप कब से खड़े यहाँ पर, क्या बोले बीएमसी वाले? हाँ, अरे बीएमसी वाले कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे पास वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं, वॉक इन के लिए है, लेकिन वो आके बोलता नहीं कि मेरे पास 100 डोज है, 50 डोज है। अरे 50 को खड़ा करो, बाकी को गेट आउट बोले ना। सर आप कब से यहाँ पर खड़े हैं, क्या बता रही है? 3 घंटा हो गया। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का भी है। 18+ लोगों को यहाँ पर आज टीका दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 कोविशील्ड का टीका दिया जाएगा 45+ को, लेकिन ये भी उन्हीं को जिनके पास अपॉइंटमेंट है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो वॉक इन में यहाँ पर आए हैं और इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना केस की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ है, लोग वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुंबई की ऐसी भी आबादी है जो आज भी वैक्सीन के नाम से डर रही है, वैक्सीनेशन से इनकार कर रही है। मुंबई के कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है, लोगों को खाली हाथ कई जगह पर वापस लौटना पड़ रहा है, लेकिन मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों के मन में डर है और इसी डर को दूर करने का प्रयास मुंबई का माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और बाकी दरगाह के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के माहिम इलाके में और यहाँ पर माहिम दरगाह ट्रस्ट के जो कोरोना वॉरियर्स है, ये लोगों की आप देख सकते हैं कि घरों घरों तक डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस इलाके में कुछ लोग हैं, आज की इमारत में बिल्डिंग में रहने वाले भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद मंजर है। आपने अभी वैक्सीन लिया है क्या? जी नहीं। क्या आपको लगता है वैक्सीन को लेकर, मतलब सर वैक्सीन को लेकर के मतलब हम लोग को दिल में डर है कि कोई बोलता है कि मलवारी के लिए वैक्सीन अलग है, मराठी के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा दूर हट रहे हैं। सर अगर इसे वैक्सीन लेने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये दवा लेने से वाकई कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो सब था टेंशन। लेकिन अभी जैसा जैसा लोग आ रहे हैं, समझा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। काफ़ी लोगों का कहना है कि वैक्सीन वो लेंगे जिसके अंदरूनी हिस्से अगर मजबूत है तो सही है, अगर कमज़ोर है तो फिर उसको साइड इफ़ेक्ट होने का भी डर है। तो फिर इस तरह से हम मुतमईन कैसे हो जो वैक्सीन लेवे हम। अस्पतालों पर दबाव लगातार बना हुआ है, जान जा रही है, पैसा जा रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में अस्पतालों के बाहर डब्बा वाले खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं।
मुंबई में कोरोना के चलते कई ज़्यादा प्रभाव लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। ऐसे में मुंबई के डब्बे वालों ने कोरोना के दौरान मुहिम शुरू की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दौरान केईएम अस्पताल के बाहर जो भी परिजन आते हैं वो दूर दूर से अपने मरीजों को लेकर आते हैं। ऐसे में खाने को लेकर बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि जो खाना है इस दौरान उतना जो स्वच्छ रूप पर नहीं मिल पाता, महंगा भी होता है। ऐसे में मुंबई के डब्बे वाले अब जो लोगों को जो दफ्तरों तक डब्बे पहुंचाते थे, अब अस्पताल के बाहर खुद पहुंचकर लोगों को जो खाना है वो दिला रहे हैं। ये जो कतार आप देख पा रहे हैं ये अस्पताल के बाहर लगी हुई है। ये जो टीम है उनकी पूरी लगातार काम कर रही है और हर किसी को खाना देने का काम किया जा रहा है। आप लोग एक दिन में कितने लोगों को दे देते हैं? अभी दोपहर को 250 और शाम को 250। ये पूरा जो एक पूरा खाना होता है वो दिया जा रहा है, सब्जी, चावल, रोटी, फल, सारी चीज़ें, यानी कि स्वस्थ भोजन एक जो है वो मुंबई के डब्बे वाले और एसोसिएशन जो हैं वो मिलकर यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत हेल्प हो रहा है। हम तो सोचते हैं सरकार जो भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। मेरी लड़की यहाँ प्रेग्नेंट है, मतलब सीजर हुआ है, अभी वो ओके। इस पेंडेमिक में एक रोटी भी मिल जाए बहुत है। इसमें मैं रोज खाना खा रहा हूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया है। आखिरी का बचा था मेरे पास 50 रुपया, उससे खाना खरीद रहा हूँ। मुंबई में वैक्सीन क्राइसिस और जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है। पब्लिक को सही वक्त पर सही जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन अहमदाबाद में इसकी विपरीत तस्वीर नजर आई। यह गुजरात का अहमदाबाद शहर है, जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। न भीड़ लगेगी, न कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होगा। ड्राइव थ्रू टेस्टिंग के बाद अब अहमदाबाद में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आज से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और आप देख सकते हैं 45 साल की उम्र के लोगों के लिए ये शुरू किया। और सुबह से ही जब से शुरू हुआ है लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे गाड़ियों की, सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी। अगर आप देखेंगे यहाँ सरदार पटेल स्टेडियम जहाँ पे ये हो रहा है, पूरी बाहर लाइनें लगी हुई हैं लंबी। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप देखें ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत ही स्मूथ प्रोसेस बनाया हुआ है। यहाँ उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद यहाँ आगे ये वैक्सीनेशन काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन डेस्क बने हुए हैं जहाँ लोगों को टीका दिया जा रहा है। सामने दो बना हुआ है और इधर भी बना हुआ है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा के गाड़ियाँ आती हैं उन्हें यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ कॉरपोरेशन ने जो व्यवस्था की हुई है उसकी देखरेख के लिए जो अधिकारी हैं कॉरपोरेशन के वो भी पहुँचे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वैक्सीन लगी और उसके बाद जो लोग बेनिफिशियरी यहाँ आए हुए हैं वो वैक्सीन लगवा के आगे जाते हैं और उन्हें आगे वेट करना होता है 30 मिनट के लिए, जहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज भी क्रिएट की हुई हैं। किस राज्य के पास कितनी वैक्सीन है, कहां पर वैक्सीन की क्राइसिस है, सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं? 8 मई की सुबह 8 बजे तक 17.5 करोड़ वैक्सीन राज्यों को दी जा चुकी है। 84 लाख वैक्सीन अभी राज्यों के स्टॉक में मौजूद है। अगले 3 दिन में 53 लाख वैक्सीन की सप्लाई और की जाएगी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास 9,88,000 वैक्सीन मौजूद है। महाराष्ट्र के पास 4.5 लाख वैक्सीन है, दिल्ली के पास 4 लाख वैक्सीन है, तमिलनाडु के पास 7 लाख वैक्सीन है और गुजरात के पास 4 लाख वैक्सीन मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि शहरों के हालात खराब हैं। लेकिन यूपी के गांव की क्या रिपोर्ट है, वहां पर सरकार का कितना ध्यान है, क्या गांव-गांव तक कोरोना फैल गया है? ये जानने के लिए हमारी टीम गांव में पहुंची। चुनाव के बाद जिस तरीके से कोरोना के मामले गांव में बढ़े हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत गांव में बाकायदा आशा बहुएं जाएंगी, एनएम जाएंगी, सीनियर वर्कर्स जाएंगे और जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी डोर टू डोर जाने के लिए बोला गया है। हम इस समय लखनऊ के ग्रामीण इलाके मोहनलालगंज में मौजूद हैं और इस गांव में आप देख सकते हैं कि मोहनलालगंज की जो सीएससी की अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम मोहनलालगंज यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग इस समय जो लखनऊ के मंडलायुक्त हैं रंजन कुमार जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हुए हैं और गाँव में डोर टू डोर जाकर के ये पूरा सैंपलिंग कर रहे हैं। सर, गाँव में हम लोग पहुंचे हुए हैं, गाँव में जो रिस्पॉन्स है किस तरीके का रिस्पॉन्स है और जो कोरोना के केसेस पंचायत चुनाव के बाद बढ़ने को मिले हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे जो हमारी जैसे सीएससी मोहनलालगंज में 212 टीमें बनी हैं, तो प्रतिदिन लगभग एक टीम 75 घर को जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग रैंडम बेसिस पे आए थे, तो यहाँ पे भी 75 घरों में केवल एक मामले मिले हैं जो थोड़ा बहुत सर्दी बुखार है।
तो बहुत ही अच्छी स्थिति है इस गांव का। गांव के लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप लोग के गांव में कोई केस आया कोरोना का? कुछ नहीं, कभी नहीं आया 2 साल से। आशा बहुएं आप लोग के पास पहुंच रही हैं, सारी जानकारियां दे रही हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? उसको फॉलो तो कर ही रहे हैं, अगर फॉलो न कर रहे होते तो यहाँ भी होता है ऐसे। पंचायत चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में टीम भेजकर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 26,847 केस रिकॉर्ड हुए हैं। इस दौरान 298 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सबसे ज्यादा लखनऊ में 38 लोगों की जान गई। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है। एक साथ मिलकर ही यह जंग जीती जा सकती है। कोरोना की सेकेंड वेव ने दुनिया का क्या हाल किया है? दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है। करीब 33 लाख लोगों की जान जा चुकी है और इस वक्त करीब 2 करोड़ एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस अमेरिका में है। इसके बाद भारत का नंबर है और तीसरे नंबर पर ब्राजील है। दुनिया के कई देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर गए हैं। अमेरिका में रोजाना मौत का सिलसिला 1000 के नीचे पहुंचा है। इटली में लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजार में दोबारा भीड़ नजर आने लगी है, लेकिन हर कोई मास्क जरूर पहना हुआ है, क्योंकि कोरोना कब दोबारा अटैक कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसी तस्वीर बेल्जियम की भी है, जहां पर 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बार, रेस्टोरेंट सब खुल गए हैं। पब्लिक के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। ऐसा लग रहा है नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। हम दोबारा जीने लगे हैं। अपनों को जिंदा सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीने के बाद इतने लोगों को देखना काफी अच्छा अनुभव है। लेकिन बेल्जियम से दूर पेरू में जो कुछ हो रहा है वो वाकई डराता है। पेरू में कोरोना से मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं बची है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। कब्रिस्तानों में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अपनों को अब लोग अपने ही घर में दफन कर रहे हैं। हमें अपने भाई को अपने घर के सामने गार्डन में दफनाना पड़ा, क्योंकि किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं मिल रही थी। हम और क्या कर सकते थे? अपने भाई की लाश के साथ क्या करती? उसकी लाश से बदबू भी आने लगी थी। दुनिया के कई देश कोरोना से दूसरी जंग जीत गए। बहुत से देशों में ये जंग अब भी जारी है। कोरोना को हराया जा सकता है। ये काम सरकार, डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हर किसी को एक होना होगा, मास्क पहनना होगा, वैक्सीन लगानी होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।